हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, बैक टू स्कूल के सेशन में फिलहाल हम मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और हमारे साथ है क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसके फोर्थ चैप्टर में हमने बहुत सारे सेक्शन डिस्कस कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम फिलहाल आपके साथ एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग जो एरिया थे, या जो भी एरिया कैप्चर हुए थे, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए थे जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, 1870 तक आते आते हमारे जो मराठा थे वो सेकंड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था उसके डिफीट को भूल नहीं पा रहे थे। हमने देखा था कैसे वेलेस्ली के टाइम में मराठाओं की हार हुई थी, और उन्हें बहुत ही एक रिस्पेक्टिव जो उनका इंसल्टेड एक ट्रीटी था उसे साइन करना पड़ा था। ऐसे में 1817 में इन्होंने फिर से ट्राई करने की कोशिश की कि अपने जो भी प्रेस्टीज खो चुकी है उसे फिर से गेन किया जाए, और इस समय आ चुके थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग। तो ऐसे में इन्हें लगा कि शायद लॉर्ड हेस्टिंग उतना पावरफुल नहीं होगा जितना वेलेस्ली था, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, हम देखेंगे कि मराठाओं के अंडर में जो पेशवा वगैरह थे, वो जो ऑलरेडी ट्रीटी के साइन करने उनके अंडर पेंशनर बन चुके थे, वो फिर से कोशिश करते हैं कि अपने हम अटैक करें और ब्रिटिशर्स के ऊपर। होता क्या है, अटैक की प्लानिंग तो चलती है इनकी, बट इनके पास ऑलरेडी फुल प्रूफ प्लान नहीं होता। मैंने जैसा कहा आपसे कि ये लोगों ने सोचा कि वेलेस्ली की तरह लॉर्ड हेस्टिंग उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। देखिए होता क्या है, 1817 में जो हमारा ब्रिटिश रेसिडेंसी थी पूना की, वहाँ पर पेशवा ने अटैक कर दिया, और उसके साथ साथ जो उसके आपा साहब थे नागपुर के, उन्होंने अपने यहाँ के रेसिडेंसी पर अटैक किया। और जो माधव राव था होलकर वाला, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी वॉर करने की। इन्हें लगा कि सभी मिलकर एक साथ लड़ेंगे तो शायद ब्रिटिशर्स को हरा पाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस समय तक आ चुका था हमारा लॉर्ड हेस्टिंग, और इसने बहुत बुरे तरीके से इनकी कंबाइंड आर्मी को डिफीट किया। देखिए, एक जगह हमने देखा जो पेशवा थे उनकी हार हुई, भोसले थे या होलकर थे, सबकी बहुत बुरी हार हुई, और सब लोगों को उनकी जो ट्रीटी थी उसे साइन करना पड़ा फिर से। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे जो पूरी की पूरी टेरिटरी थी मराठाओं की, वो उनके अंडर में आ गई, और जो हमारा पेशवा था इसे गद्दी से हटा दिया गया। और हम देखेंगे बैतूर में एक जगह है कानपुर के पास, वहाँ बैठा दिया गया, और जिसकी पेशवा वाली जो पावर थी वो सारी छीन लिए गए। ऐसे में जो पूरा टेरिटरी इनके अंडर में था उसे फिर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई गई। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि वेलेस्ली के टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी बनी थी, वैसे ही इसके टाइम में हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनता है। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कैसे सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो चेंज होता रहा था। हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि रेगुलर बेसिस पे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चेंज होता था। कहीं मद्रास प्रेसिडेंसी बन रही है, कहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन रही है, यहीं कोलकाता में कुछ अलग हो रहा है। तो धीरे धीरे एक तरफ उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो भी चेंज हो रहा था। लेटर ऑन देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर मराठा चीफ जो थे उन लोगों को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। वही वाली ट्रीटी फिर से हम देखेंगे कैसे कि जितने मराठा चीफ होंगे उनके कोर्ट में ब्रिटिशर्स के आर्मी रहेगी, और पूरी की पूरी डिपेंडेंसी हो जाएगी इनकी ब्रिटिश आर्मी के ऊपर। अब कोई भी अपनी एरिया वगैरह कोई ट्रीटी नहीं कर पाएंगे किसी के साथ, ना किसी के साथ अटैक कर पाएंगे। इस सारी कंडीशन में देखिए ब्रिटिशर्स को लगा कि जो मराठा हैं उनकी इतने ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए, उनकी इंसल्ट ना की जाए। कहीं अगर हो सकता है सारे लोग मिलकर एक साथ रिवोल्ट कर दें तो हो सकता था उनके लिए प्रॉब्लम हो। तो उनके जो रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कहिए, या उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो मराठा किंगडम का पेशवा का लैंड था उसी के एक पार्ट में सतारा किंगडम को स्थापित किया गया। सतारा किंगडम, दिस वन आप देखेंगे इस एरिया में। और जो छत्रपति शिवाजी के जो सक्सेसर थे उसे वहाँ का किंग बना दिया गया। ऐसे में समझिए वो सिर्फ नाम मात्र के किंग होंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में रूल कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। तो एक तरह से समझिए सिर्फ और सिर्फ उनके जो मराठाओं थे उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा बना दिया गया। उन्हें ये भी लगता रहा कि हम किंग तो बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि पूरी गद्दी हमसे हटा दी गई है, और पूरी की पूरी जो किंगडम थी वो उनके अंडर में ही रही, जैसा कि उस समय तक हमने देखा। देखिए ये वो समय है जब 1818 तक आते आते लगभग पूरी इंडिया, सिर्फ दो एरियाज को छोड़कर, कौन कौन से एरिया, एक था हमारा पंजाब और दूसरा था सिंध, बाकी पर्टिकुलर पूरे इंडिया वाले एरिया पर हमने साउथ इंडिया में मैसूर को देख लिया, हैदराबाद को देख लिया, यहाँ नॉर्थ में अवध को देख लिया, मराठाओं को भी देख लिया। मराठा जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर थे जो अब तक अंडर में नहीं आए थे इनके, वो भी इनके अंडर में आ चुके हैं। तो बचा कौन हमारा, सिर्फ अब पंजाब और सिंध। यही पर्टिकुलर दो एरिया जो थे जो अब तक इनके अंडर में नहीं आए थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे पंजाब और सिंध को भी इनके अंडर में कर लिया गया। देखिए क्या हुआ, इस समय तक पूरी की पूरी जो थी डिपेंडेंसी
जो हमने सब्सिडरी अलायंस वाले जितने भी डिस्कस किए थे आपके पार्ट्स, वो सारी चीज़ें इन पे मराठाओं पर ही इम्प्लीमेंट होगी। कैसे? अब उनके पास कोई आर्मी नहीं होगी, आर्मी अगर छोटी मोटी होगी भी तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? ब्रिटिशर्स के ऊपर। उनका इंटरनल जो भी रिलेशन हो या एक्सटर्नल फॉरेन रिलेशन है, वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर डिसाइड करेंगे। तो एक तरह से समझिए कि पूरी जो रिस्पेक्ट थी वो पूरी ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गई। अब कहा जाता है कि इसके बाद हमने देखेंगे कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इंडिया पर छा जाएंगे और पूरा का पूरा मराठा डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएंगे। डिक्लाइनिंग की इसके बाद पूरा का मराठा जो था, जैसे हमने अवध को देखा, मैसूर को देखा, उनका नामो निशान धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। सेम चीज़ यही मराठाओं के साथ होगी। तो आगे की वीडियो में हम आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पंजाब और सिंध वाला एरिया है वो से डिस्कस करेंगे, कैसे कैप्चर करेगा ब्रिटिश अपने अंडर में। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी इस चैप्टर में डिस्कस की गई है, उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.